हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 17 टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 18वां नंबर का टॉपिक है और दोस्तों टॉपिक का नाम है लोकसभा। तो दोस्तों लोकसभा से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 100 प्रश्न लेके आया हूं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप ये 100 प्रश्न देख लेते हैं तो दोस्तों लोकसभा से संबंधित आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। और दोस्तों लोकसभा आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए इसमें निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों लोकसभा। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन कहा जाता है किसको? लोकसभा को। यह आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो लोकसभा है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये भारतीय जनता का दोस्तों प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों लोकसभा के संबंध में गठन का प्रावधान है ये कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद दोस्तों 81 और अनुच्छेद 331 इन दोनों के अंदर यह है प्रावधान किया गया है लोकसभा के गठन का प्रावधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त दोनों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य संख्या है वो कितनी निर्धारित की गई थी? तो वो की गई थी दोस्तों कितनी? तो 500 निर्धारित की गई थी दोस्तों, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 500। आगे देखिए इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ठीक है। देखिए मूल संविधान में तो 500 की गई थी, फिर हुआ था दोस्तों 31वां संविधान संशोधन, उसमें क्या किया कि दोस्तों सदस्य संख्या है वो 545 कर दी गई, +2 है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। और वर्तमान में संख्या कितनी है? तो 545 है वर्तमान में। लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? 545 कुल, ठीक है। और अधिकतम कितनी हो सकती है लोकसभा सदस्य संख्या अब वर्तमान में? तो अधिकतम दोस्तों 552 हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको 4 प्रश्न है, ये आपको इसमें याद रखने हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 31वें संविधान संशोधन में जो निर्वाचित सदस्य संख्या है वो दोस्तों 545 निर्धारित की गई थी, प्लस में 2 ये मनोनीत हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 547। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ये दोस्तों 552 हो सकती है सदस्य संख्या। कितनी हो सकती है? 552। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 552। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो देखिए वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 530 + 13 + 2 यानी कि 545 है। यानी कि यहाँ पे 530 सदस्य हैं वो जनता द्वारा सीधे निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? समझ में आ गया? मैंने अभी आपको बताया था 530 + 13 + 2, ठीक है।
तो वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेजती है? तो दोस्तों 13, ठीक है, 13 सदस्यों को निर्वाचित करके भेजती है। अधिकतम कितने भेज सकते हैं? तो दोस्तों अधिकतम 20 भेज सकते हैं, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। जो 552 अधिकतम संख्या मैंने आपको बताई थी लोकसभा सदस्य की, जिसमें 530 तो राज्य से हो गए और 20 है वो संघ शासित क्षेत्रों से हो गए और 2 लोकसभा द्वारा मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, तो टोटल कितने हो गए? 552, ठीक है। और अभी जो वर्तमान में 13 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं संघ शासित क्षेत्रों से, ये अधिकतम 20 भेज सकते हैं, तब 552 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 13। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ओंगल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो दोस्तों कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 2 सदस्यों को मनोनीत करता है ओंगल भारतीय, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो दोस्तों कितनी है? तो वो है 545। कितनी है? 545 है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 545। आगे देखिए, इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में ओंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में ओंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद के तहत? तो वो है अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 331। आगे देखिए, इसमें लोकसभा में ओंगल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये तो दोस्तों मनोनीत करने की शक्ति तो सिर्फ एक के पास में ही है, वो है भारत के राष्ट्रपति के पास में। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो दोस्तों किस आधार पर? तो जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर। आगे देखिए, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1971 की जनगणना पर आधारित है। 1971 की जनगणना पर दोस्तों ये आधारित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? यानी कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? तो दोस्तों कौन सी सन में किया गया था? तो 1972 में किया गया था। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1972। आगे देखिए, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन से वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक ये यथावत रहेगा, बाद में इसको घटा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किस प्रकार के? तो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 131 निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव है वो 1952 में हुआ था। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1952। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें 21 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो वो है दोस्तों लक्षद्वीप। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। आगे देखिए निम्न में से निम्नलिखित में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? निम्नलिखित में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है दोस्तों मलकागिरी। कौन सा है? मलकागिरी। तो इसका राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा मलकागिरी। ठीक है, याद रखना आपको ये नाम इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 7वां और 31वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये दोनों है, ये लोकसभा के सदस्य संख्या बढ़ाने की दोस्तों इसमें बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 24 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 25 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो वो है दोस्तों एंग्लो इंडियन। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए आरक्षित स्थान है? तो वो है दोस्तों देखिए अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, ओंगल भारतीय वर्ग के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों कितनी होनी चाहिए? तो वो है 25 वर्ष। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। आगे देखिए इसमें 28 नंबर प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उत्तर प्रदेश। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पे देखिए राज्य और लोकसभा में स्थान दे रखा है। ठीक है, तो अपने को बताना है कि दोस्तों इसमें गलत है वो कौन सा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश में दोस्तों लोकसभा सदस्य सीटें हैं वो कितनी हैं? तो आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 25 कितनी है? 25 आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और असम के अंदर कितनी है? तो दोस्तों ये तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, असम के अंदर है वो कितनी है बताइए। यहाँ पे जो 13 संख्या है ये गलत दे रखा है। ठीक है, असम में दोस्तों कितनी है? 14 है, लेकिन यहाँ पे कितनी दे रखी है? 13। तो इसमें ये सही सुमेलित नहीं है। पंजाब के अंदर दोस्तों कितनी?
13 है और पश्चिम बंगाल के अंदर दोस्तों कितनी है 42। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन, क्योंकि ये इसमें सही नहीं दे रखा, 13 के स्थान पे 14 आना चाहिए था। आगे देखिए, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? यानी कि किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो सीधा सा है भाई, उत्तर प्रदेश ही होगा इसका राइट आंसर। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, लोकसभा में तो 80 सीटें हैं और राज्यसभा के अंदर दोस्तों 31 सीटें हैं, विधानसभा के अंदर दोस्तों 404 है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 31 नंबर, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड क्षेत्र से, तो यहाँ पे देखिए झारखंड क्षेत्र से 14 सदस्य हैं। ठीक है, यानी कि झारखंड क्षेत्र से दोस्तों कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 14 सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों को दोस्तों इसमें बराबर सीटें हैं वो प्रदान की गई है 10-10। ठीक है, याद रखना इसमें। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, इसमें 25-25, यहाँ पे 10-10, तो यहाँ पे देखिए 25-25 लोकसभा की बात हो रही है, राज्यसभा की नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, तो लोकसभा में आंध्र प्रदेश और राजस्थान की कितनी कितनी सीटें हैं? तो 25-25 सीटें हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, लोकसभा के अतिरिक्त दोबारा देखिए, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो ये है दोस्तों किसका? तो ये महाराष्ट्र का है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र का। आगे देखिए, इसमें 35 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य का है? तो ये है दोस्तों किस राज्य का? तो ये महाराष्ट्र का, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र का। आगे देखिए, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 40। कितनी है? 40। लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है? 40 बिहार में। ठीक है, राज्यसभा में 16। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो वो है दोस्तों 11। ठीक है, कितने हैं? 11। यानी कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 11, याद रखना। तो इसका राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? तो सबसे कम सदस्य लोकसभा में दोस्तों कौन कौन से में है? मिजोरम में है, नागालैंड में है, लक्षद्वीप में है, दमन एवं दीव में है, पुदुचेरी में है, सिक्किम में है। ठीक है, जिसमें एक एक सदस्य हैं वो बताए मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के अंदर दोस्तों 26 सीटें हैं लोकसभा की, और बाकी इन सभी के अंदर दोस्तों ज़्यादा सीटें हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इन 4 राज्यों में सबसे कम सीटें हैं वो दोस्तों हरियाणा की है।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 39 नंबर प्रश्न है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे पर है, यानी कि कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे पर हैं लोकसभा के अंदर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और इसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं। यहाँ पे देखिए, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दिल्ली के। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली के 7 सदस्य आते हैं लोकसभा में। ठीक है, याद रखना आपको। आगे देखिए, इसमें 41 नंबर प्रश्न है, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है। तो दोस्तों 7 सदस्य निर्वाचित करके भेजता है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम कौन सा है, तो वो है दोस्तों, इसमें देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, तो ये होता है दोस्तों 5 वर्ष का। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है, तो कितने समय के लिए बढ़ा सकती है, तो दोस्तों 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए। आगे देखिए, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें 6 माह तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, लोकसभा में कोरम यानी कि गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है। तो कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है, तो वो ही एक यानी कि कुल सदस्यों का 1/10 भाग। तो इसमें दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। तो कौन सी अवस्था में बढ़ाया जा सकता है, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। जब राष्ट्रीय आपात लागू हो उस समय लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2 माह तक। ठीक है, 2 माह तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2 माह तक। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है। संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कितना रुपया, तो वो है देखिए 45,000 रुपये प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, 45,000 रुपये। आगे देखिए, संसद के सत्र में, ठीक है, अब बढ़ा दिया होगा दोस्तों, तो आप कमेंट करके बताना कि वेतन है वो बढ़ाया है तो वो कितना कर दिया है। ठीक है, देखिए, संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है। तो दोस्तों कितना दैनिक भत्ता मिलता है, तो ये मिलता है दोस्तों कितना, 1,000। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1,000। आगे देखिए, सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए
प्रत्येक महीने कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? तो कार्यालय भत्ता कितना मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों 23,000 रुपये कार्यालय भत्ता मिलता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो ये देगा दोस्तों लोकसभा को, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? यानी कि किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1976। 1976 से पूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? लोकसभा की यानी कि बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच में कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों ये अंतराल है, ये 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो दोस्तों वो है वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, कम से कम 2 बार। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है। तो किसकी सलाह पर? तो दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 58 नंबर प्रश्न है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, देखिए, उम्र 30 वर्ष कम से कम न हो। तो यहाँ पे दोस्तों ये गलत दे रखा है, 30 वर्ष तो राज्यसभा के लिए है, 25 वर्ष है लोकसभा के लिए। यहाँ पे ये गलत दे रखा है। तो अपना राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर कौन निर्णय करता है? निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर कौन निर्णय करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोकसभा अध्यक्ष। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों इसमें लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को अभिरक्षक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो ये दोस्तों लोकसभा के सदस्य मिलकर चुनते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन? तो ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो लोकसभा की बैठक है वो किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो ये की जाती है किसके द्वारा? तो देखिए, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा, यानी कि इन तीनों के द्वारा दोस्तों लोकसभा की बैठक है वो समाप्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी द्वारा। 64 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन है वो कौन कर सकता है? तो वो राष्ट्रपति कर सकता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। आगे देखिए, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति से पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जाता है?
किया जा सकता है। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति से पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा यह विघटित किया जा सकता है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है तो दोस्तों संसद द्वारा पारित अधिनियम से ये बढ़ाई जा सकती है। तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें संविधान संशोधन करने के विषय में। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो देखिए, लोकसभा का नेता है वो कौन होता है? तो ये होता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। क्या सही है? नहीं, लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 69 नंबर प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। तो दोस्तों क्या प्राप्त न हो सके? तो वो है 1/6 से कम मत प्राप्त हो। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 70 नंबर प्रश्न है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें केवल लोकसभा में वित्तीय बिल है वो प्रस्तावित हो सकता है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वित्त विधेयक के। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वित्त विधेयक। आगे देखिए, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो कितने तारांकित प्रश्न हैं वो दोस्तों पूछे जा सकते हैं, ये अपने को इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना 20 तारांकित प्रश्न। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें लद्दाख जम्मू कश्मीर। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान है। तो किसके क्षेत्र में समान है? तो दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में दोस्तों लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव है ये दोस्तों लोकसभा में लाया जाता है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 330 में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 330 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है तो वो कौन सा राज्य करता है? तो ये करता है दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो दोस्तों कौन से राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 79 नंबर प्रश्न है,
किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दो, देखिए अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के लिए आरक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है? तो वो कौन सी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है नागौर, राजस्थान। ठीक है, यानी कि जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से स्पर्श करती है तो वो है दोस्तों इसमें नागौर, राजस्थान। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? तो सबसे कम है वो दोस्तों कौन सी लोकसभा में थी? तो ये थी दोस्तों 6ठी लोकसभा में सबसे कम महिला सदस्य संख्या थी। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी? तो सबसे अधिक थी वो कौन सी लोकसभा में थी? तो वो है दोस्तों 16वीं लोकसभा में। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। यानी कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है, तो वो कितनी है? तो वो है दोस्तों इसमें कितनी? 50। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था उससे निष्कासित कर दिया गया हो। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुई थी? तो प्रथम लोकसभा की बैठक हुई थी दोस्तों कब? तो ये हुई थी 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसके? तो वो है लोकसभा के। तो इसमें सी बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों देखिए, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर। ठीक है, दूसरा है मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर। तीसरा है मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पिछड़ा वर्ग। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है 89 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है कितनी? तो 552। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 552। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लद्दाख। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 91 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो दोस्तों जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वो है भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद इसका राइट आंसर, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
तो दोस्तों वो है 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शून्यकाल क्या है? तो यहाँ पे देखिए शून्यकाल है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होता है। ठीक है, आगे देखिए, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो एक वर्ष में न्यूनतम बार 2 बार बुलाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक बल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, यानी सॉरी एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो कितने सदस्य लोकसभा में होने चाहिए? तो वो है दोस्तों 55। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो दोस्तों कितनी है? तो वो है 543। ठीक है, 543 और 2 है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, टोटल 545 हो गए। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में शामिल हैं। तो दोस्तों भारतीय संसद में कौन कौन शामिल हैं? तो देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और दोस्तों साथ में राष्ट्रपति भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 कर लेना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको लोकसभा से संबंधित टॉप 100 प्रश्न हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपने पिछली 17 क्लासें अगर नहीं देखी है तो उनको जरूर देख लें, और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।